सफल होगी इजराइल हमास सीज फायर वार्ता? इस वीडियो को पूरा देखिए, फिर आपको समझ आएगा। इजराइल और हमास के बीच पिछले हफ्ते कतर की राजधानी दोहा में एक शांति वार्ता हुई थी, जिसमें दोनों देशों के बीच सीज फायर को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया गया। उस समय ऐलान किया गया था कि अगले हफ्ते मिस्र के काहिरा शहर में जो बातचीत होगी उसमें सीज फायर का ऐलान किया जाएगा। शांति वार्ता में शामिल होने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल की राजधानी तेल अवीव पहुंच चुके हैं। अमेरिका के अलावा इस शांति वार्ता में मिस्र और कतर भी शामिल है। हमास सीधे तौर पर इस शांति वार्ता में भाग नहीं ले रहा है, उसे मध्यस्थ कतर और मिस्र द्वारा घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी जा रही है। अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों को यकीन है कि इस बार जंग रोकने के लिए कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। इसीलिए इजराइल का एक प्रतिनिधि मंडल वार्ताओं के लिए रविवार को मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंच गया। सोमवार को ब्लिंकन के इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात तय थी। एक और सीज फायर का ऐलान किए जाने की बात हो रही है, वहीं इजराइल ने हमास पर रॉकेटों की बारिश कर दी है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार उत्तरी शहर जबालिया में एक रिहायशी इमारत के 2 अपार्टमेंट्स पर हमला हुआ, जिसमें एक ही परिवार के कम से कम 19 लोग मारे गए। उधर जेनिन में इजरायली सेना ने ड्रोन से हमला कर हमास के 2 कमांडरों को मार गिराया। मारे गए दोनों लोग हमास के लोकल कमांडर राफत दवासी और अहमद अब्बू आरा हैं। अब कूटनीति की सुगबुगाहट क्यों? युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मध्य पूर्व की 9 यात्राएं की हैं और लगभग हर बार वो खाली हाथ लौटे हैं। पिछले महीने ईरान की यात्रा के दौरान एक शीर्ष हिजबुल्लाह कमांडर और हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हनिया की लगातार हत्याओं के बाद 10 महीने पुराने संघर्ष में शांति स्थापित करने के मकसद से की गई बातचीत को अब और भी जरूरी माना जा रहा है। उम्मीद यह है कि युद्ध विराम से मध्य पूर्व में तनाव कम हो जाएगा और ईरान और हिजबुल्लाह को जवाबी कार्रवाई करने से रोका जा सकेगा, जिसमें गाजा में युद्ध एक क्षेत्रव्यापी संघर्ष में बदल सकता है। वॉशिंगटन भी नवंबर के अमेरिकी चुनावों की ओर ध्यान केंद्रित करने से पहले एक सौदा करने का इच्छुक है। पिछले महीने हमास और इजराइल मई में जो बाइडेन द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रस्तावित 3 चरणीय रूपरेखा को लागू करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए थे। हमास ने कहा कि प्रस्ताव का नया संस्करण प्रारंभिक योजना से बेहद अलग है, क्योंकि इसमें नई इजरायली मांगे जोड़ी गई हैं, जिसमें गाजा, मिस्र सीमा और नेतन्याहू गलियारे पर स्थायी इजरायली सैन्य तैनाती पट्टी के दक्षिण से शहर गाजा को काटने वाली नई इजरायली नियंत्रित बाधा शामिल है। परस्पर विरोधी संदेश क्यों है? इस योजना में प्रारंभिक 6 सप्ताह का युद्ध विराम शामिल होगा, जिसके दौरान इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनियों के बदले में सीमित संख्या में इजरायली बंधकों को मुक्त किया जाएगा। गाजा में प्रवेश करने वाली मानवीय सहायता में वृद्धि होनी है। नवंबर के आखिर में समाप्त हुए सप्ताह भर में संघर्ष विराम के विपरीत ये युद्ध विराम अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, जबकि वार्ताकार अगले फेज का विवरण दे रहे हैं। इसीलिए जरूरी नहीं कि गतिरोध से फिर दुश्मनी पनपे। नए दौर की वार्ता पर अपने पहले आधिकारिक बयान में हमास ने रविवार रात कहा कि चर्चा के तहत बीजिंग प्रस्ताव इजरायली लाइन के बहुत करीब था, जो एक समझौते पर आगे के समझौते को नकारता है। अब आखिर अटके हुए बिंदु क्या है? कहां पे बातचीत नहीं बन रही है? बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि हमास युद्ध समाप्त करने के लिए युद्ध विराम को एक प्रस्ताव मानेगा। संघर्ष की शुरुआत के बाद से बदले जाने वाले बंधकों और कैदियों की पहचान और संख्या पर विवाद रहा है। इजराइल मारवान बरघौटी जैसे वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं या हिंसक अपराधों के दोषी लोगों को रिहा नहीं करना चाहता। हमास ने कई बार दावा किया है कि उसे कई बंधक के ठिकाने या स्थिति के बारे में पता नहीं है। नवंबर में युद्ध विराम तब टूट गया जब हमास अदला बदली के लिए और महिला बंदी तैयार नहीं कर सका। दूसरा बड़ा मुद्दा यह है कि इजरायली सैनिक कैसे और कहां से हटे। गाजा मिस्र सीमा पर सैन्य उपस्थिति बनाए रखने पर इजरायल का स्पष्ट आग्रह हमास और मिस्र दोनों के लिए एक खतरे की रेखा है। बातचीत आखिर कौन कर रहा है? इजरायल के प्रतिनिधि मंडल में आमतौर पर मोसाद प्रमुख डेविड बार्निया शामिल होते हैं। उनके अलावा रोनेन बार, शिनबेट या आंतरिक सुरक्षा सेवाओं के प्रमुख और मेजर जनरल निज़न अलोन बंधक मामलों के लिए सेना के प्रतिनिधि के तौर पर होते हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सहयोगी ओफिर फाल्क ने भी प्रधानमंत्री की आंख और कान के रूप में कुछ वार्ताओं में भाग लिया है। पिछले दौरे में बातचीत करने वाली टीम के सदस्यों ने कथित तौर पर फाल्क को बैठकों में शामिल करने से इनकार कर दिया था।
हमास की टीम का नेतृत्व हमास के अनौपचारिक विदेश मंत्री खलील अल हया करते हैं, जो कतर में रहते हैं। हया राजनीतिक प्रमुख हनिया की करीबी थी, जिनकी पिछले महीने हत्या कर दी गई थी। गाजा में अपने संकटग्रस्त नेता यहिया सिनवार को पोलित ब्यूरो का नया प्रमुख बनाने के समूह के फैसले को वार्ता पर बहुत कम व्यवहारिक प्रभाव है, लेकिन कुल मिलाकर ये समूह की ओर से अधिक कठोर संकेत है। वार्ता की मध्यस्थता अमेरिका, कतर और मिस्र ने की है। CIA के निदेशक विलियम बर्न्स, कतर के प्रधानमंत्री विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान तलथानी और मिस्र के खुफिया प्रमुख और राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी के दाहिने हाथ अब्बास कामिल ने अधिकांश वार्ताओं में भाग लिया है।